नमस्कार। सबको पता ही होगा खामेनी की डेथ के बाद अब नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट वी अभी तक कुछ लग नहीं रहा, यानी दिस टू काइंड ऑफ ऑप्शंस अभी लग रहे हैं कि वन दिस बहुत सारी हाइपोथेसिस चल रही है वर्ल्ड में। वन इज़ कि यूएस इजराइल तो एक महीने में ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट दैट इज सम स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन बाई ईरान। जो ईरान करने का प्लान क्या है ईरान का, आई थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग कि ईरान में मेनली क्या कर रहा है अभी, जितने भी इनको अटैक करना है, इनके डिफेंसेस एयर डिफेंसेस को सैचुरेट करने की, इनकी जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं इनको डिप्लीट करने की प्लानिंग चल रही है ईरान की। ईरान क्योंकि ईरान के पास बहुत मिसाइल्स हैं, आई थिंक इन्होंने बहुत सारे मिसाइल रिपोर्ट आए भी हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अभी भी उनके पास अंडरग्राउंड इन्वेंट्रीज है। और दूसरी चीज़ है कि ये पता लगाना इट्स वेरी टफ। इट्स ईरान इज़ नॉट लाइक इराक और सम अदर स्मॉलर कंट्री। तो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लाइक टेरेंस हैं, आपके डेजर्ट भी है, आपका माउंटेन्स भी है, आपके हर टाइप की जगह है ईरान में। तो प्रॉब्लम अभी ये एक्चुअल में चल रही है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, होने क्या वाला है। तो आई थिंक जितना लोगों को लग रहा है कि ये शॉर्टर वॉर होने वाला है, ये शॉर्टर नहीं होने वाला। जो यूएस इजराइल जो प्लान करके आए थे कि ये इसमें आएंगे, खमेनी को उड़ा देंगे, एंड देन रिजिम चेंज करवा देंगे, ये करवा देंगे, इनको लगा था कि वेनेजुएला टाइप का हाल हो जाएगा। वेनेजुएला वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक इनकी कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ थी, या तो इन्होंने बहुत जल्दी में बाई फोर्स कुछ ना कुछ किया इन्होंने। सो मेन प्रॉब्लम अभी जो जितने भी इश्यूज अभी दिख रहे हैं आपको, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी दुबई में, कतर में, पेरिन में, हर जगह अटैक कर रहा है, आई थिंक इट्स डूइंग बिकॉज टू सैचुरेट। क्योंकि आप एक जगह पर्टिकुलर करोगे अटैक, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसराइल में करोगे तो इसराइल का ही सैचुरेट होगा, बट आपको कहीं ना कहीं से सप्लाईज मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर हर जगह के आप सैचुरेट कर दोगे तो आपका एक समय आएगा कि जहाँ पे आपके पास मिसाइल्स कम हो जाएंगे, यानी सैम्स जो आपके हैं, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो उनको क्या बोलते हैं ईरान के मिसाइल्स को, यानी डिफ्यूज़ करती है, एक्चुअल में डाउन टू डिफ्यूज़ क्या नहीं क्या बोलते हैं, फिनिश करती है। तो ये प्रॉब्लम अभी ये आगे आने वाली है कि इनके ये सैचुरेट होते हैं कि नहीं होते। अगर ये सैचुरेट होते हैं तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है, एंड इट्स कैन बी बिगर प्रॉब्लम कैन बी जनरेटेड। कि फिर अगर ईरान के मिसाइल्स अंदर तक जाती है, इंटरसेप्ट नहीं होती है, अंदर तक चली जाती है, दे कैन बी लाइक हैवॉक काइंड ऑफ सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट और इजराइल और मे बी यूएस के जो नेवल शिप्स वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बैठे हुए हैं, अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी गेम। अगर किसी को लग रहा है कि ये इजी गेम है, 2 दिन में 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है ये। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन आई थिंक दे आर डूइंग। और मोस्ट प्रॉब्लम कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप इन्होंने अब या तो इन्होंने सोचा होगा कि ये रिजिम चेंज करेंगे, वहाँ के लोग सड़क पे आ जाएंगे और दूसरा प्राइम मिनिस्टर या दूसरा प्रेसिडेंट उठा के डाल देंगे, वो होने वाला नहीं है। और रजा पहलवी की कोई औकात नहीं है, वो यूएस में बैठा है, वो वहीं बैठा रह जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है ईरान में। और ईरान के लोग अपना प्राइम मिनिस्टर तब तक नहीं चूज़ कर सकते या प्राइम प्रेसिडेंट तब तक नहीं चूज़ कर सकते जब तक ये आईआरजीसी वाले यहाँ पे रहेंगे। अगर आईआरजीसी है, रिलीजियस रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वहाँ पे खड़े हैं आपके, तो उनको कुछ भी करना इट्स वेरी टफ। क्योंकि अगर कोई भी बाहर जाएगा, फिर से गोलियां बरसात होगी, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दैट्स नॉट गोना हैपन एक्चुअली। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वॉर लंबा खींचने वाला है। इट कैन बी 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, 1 year भी आ सकता है, और मे बी मोर देन 1 year। और अगर ये 2-3 महीने से ऊपर के आप ये वॉर, वर्ल्ड में हर जगह इन्फ्लेशन आने वाला है। इट विल बी वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज कर देगा ईरान, कोई भी शिप्स मूव नहीं कर पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी इन्होंने जितने भी अटैक किया, इन्होंने बोला कि हाँ नेवल्स को उड़ा दिया, तो ईरान का वैसे भी कोई नेवल था नहीं, उनका कोई नेवल बहुत बड़ा नेवल था नहीं। एयरक्राफ्ट उड़ा दिया, इनका कोई बहुत बड़ा क्या Su-24 ये सब उड़ा है इन्होंने। लास्ट टाइम जो 12 डे वॉर था उसमें भी अपने एयरक्राफ्ट नहीं यूज़ किया था।
ईरान इज मेनली फोकस्ड ऑन देयर मिसाइल फैक्ट्री, मिसाइल एंड ड्रोन फैक्ट्री। और उनके पास मिसाइल और ड्रोन का जो इन्वेंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जखीरा है काइंड ऑफ, यानी 10,000 20,000 80,000 हज़ार के इनके पास सामान पड़े हुए हैं। और डिफरेंट लोकेशंस पे आप एक जगह तोड़ोगे तो कहीं और उनकी, और वो अलग अलग जगह बन रहे हैं वो, क्योंकि ईरान इज़ नॉट स्मॉल, इज़ नॉट इसराइल नहीं है कि अब गए डाला बम ख़त्म हो गया सब, वो नहीं है। या फिर फ़लस्तीन टाइप का नहीं है कि हाँ डाला बम डाला गाज़ा में चीज़ें की, वो नहीं। So I'm not saying ईरान इज़ अ गुड कंट्री और ये, बट वॉर इट्स अ टफ जोन, वॉर इतना आसान नहीं होता। और नाउ दे आर सेइंग कि ये बूट ऑन द ग्राउंड्स करने वाले हैं, ये यूएस और इजराइल बोथ आर प्लानिंग टू गो ऑन द बूट्स ऑन ग्राउंड। तो इसमें और बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड करके जाएंगे तो इट्स काइंड ऑफ अफगानिस्तान। ईरान का टैलेंट भी अफगानिस्तान का है, इतने सारे हिडन प्लेसेस है, इतने सारे, क्योंकि अफगानिस्तान में जीत नहीं पाए, 10 साल तक वहाँ पे रहे, 10 साल में जीत नहीं पाए। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन क्या बोलते हैं ईरान में भी है। वहाँ पे भी बूट्स ऑन द ग्राउंड आप डाल भी दोगे तो इतना आसान नहीं है लड़ने के लिए, क्योंकि कहाँ छुप के बैठे होंगे, कहाँ से अटैक करेंगे आपको भी नहीं पता होगा। और कुछ दिन के बाद आप भी नंगे होगे, वो भी नंगा होगा। तो ईरान तो पहले से इस टाइप से नंगा है, कुछ दिन में आपके ख्याल से मिसाइल शॉर्टेज होगी, आप भी नंगे हुए होंगे, तो आप उनके मिसाइल अंदर तक जाएगी, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो आई थिंक इनकी स्ट्रैटेजी गलत थी कि इन्होंने सिर्फ ऊपर की चीज़ों को हटा दिया और चीज़ें कर ली। आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क एक्चुअली, बट ठीक है, एलिमिनेशन आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग को हटा सकते हो। जो उनके नेक्स्ट वाला आ रहा है, जो क्या बोलते हैं, इसका जो बेटा है उसको मार सकते हो, खामेनी का, या फिर और भी जितने भी 88 जो ग्रुप के वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन लीडर होगा, उनका सुप्रीम लीडर कौन होगा, उनको निपटा सकते हो। That kind of thing you can do, वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी वो अचीव कर पाएंगे तो दिन में कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लीडरशिप ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप लीडर है बैठा हुआ एक जगह एक सिटी में, ऐसा नहीं है उनका। इनका सिस्टम पूरा अलग टाइप से चलता है, इन्होंने पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है कि आप ऊपर का हटाओगे ना, नया खड़ा हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि नया वहीं से ही खड़ा होता है, ईरान में ही बैठा हुआ, वो कहीं भी बैठा हो सकता है, किसी भी प्लेस ऑफ ईरान में बैठा हो सकता है, किसी भी छोटे से गांव में भी बैठा हो सकता है, वो सुप्रीम लीडर बन जाएगा, आप उसको पता भी लगा पाओगे क्या हो रहा है। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, यानी हाँ हमास में भी सेम काइंड ऑफ था। हमास को ईजी क्यों था, क्योंकि हमास एक पर्टिकुलर लोकेशन से अटैक कर रहे थे। हिजबुल्ला का भी वही था, हिजबुल्ला भी लेबनान से ही अटैक कर रहे हैं। लेबनान इज नॉट ए वेरी बिग कंट्री, लेकिन ईरान इज अ वेरी बिग टेरेन। तो वहाँ पे ढूंढ के निकालना, मारना, खत्म करना, रिजिम चेंज करना, दैट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। बट लेट्स सी व्हाट होता, कैसे ये प्रॉब्लम क्या होती है। सेकंड चीज़ बात करते हैं कि ये बहुत सारे हाइपोथेसिस चल रहे हैं कि वॉर हुआ क्यों। कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड बनाने के लिए, मतलब कि ज्यूज विद सऊदी अरेबिया एंड दीज पीपल एक्चुअली, जिसमें सऊदी अरेबिया नहीं मान रहा था और लाइक उसको मनाया गया एक्चुअल में, ये वॉर करके बनाया गया कि भाई तुम सेफ नहीं हो ईरान से। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट एक्चुअली कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट टू मोस्ट देयर इज ओनली 2 चांसेस। यूएस इसलिए लड़ रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इजराइल इसलिए लड़ रहा है कि भाई उसको ईरान को हटाना पड़ेगा, उसको अपने को सेफ गार्ड बनाने के लिए। और इंडिया को इसीलिए बुलाया गया था, मोदी जी भाई गए थे इजराइल से, इसीलिए गए थे कि पता सबको था कुछ ना कुछ कांड होने वाला, क्योंकि इंडिया ने जनवरी से ही लोगों को बता दिया था कि भाई वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, आप छोड़ के आ जाओ। इंडियन तो कश्मीरी तो जानते ही हो, दिमाग से तो पैदल होते हैं, उनके दिमाग तो है नहीं भाई, तो बावरे है भाई वो तो अभी पड़े हुए, अब बोल रहे हेल्प कर दो। अब किस बात की हेल्प भाई, अभी जब तुम वहाँ पे बैठे हुए थे तो तब जब बुलाया था तो तुम आए नहीं, अब तुम हेल्प की बातें कर रहे हैं, तो ये बकवास है इनका। तो इंडिया को, हाँ मोदी जी को वहाँ पे बुलाया गया था एक्चुअल में, और यही प्लान करने के बुलाया गया था फ्यूचर, व्हाट विल द फ्यूचर, क्योंकि ईरान को आज नहीं तो कल तो ख़त्म करना था, यानी हटाना तो पड़ता ही पड़ता है, या तो उसको डिस्टेबलाइज स्टेट बना दो, काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि नेक्स्ट IS टाइप का बन सकता है ईरान, अगर फ्यूचर में ये होगा तो वही डिस्टेबलाइज इराक जैसे वैसे ईरान बन जाएगा, काइंड ऑफ बम फटते रहेंगे, लेकिन उस स्टेप से उसकी वैल्यू नहीं रहेगी जिस हिसाब से उसकी वैल्यू थी पहले।
वो काइंड ऑफ सिचुएशन की दैट इज़ द एक्चुअल गेम प्लान। वो मुझे लगता है कि यानी ये पूरे तरीके से रिजिम चेंज नहीं करा पाएंगे इस नॉट में। होगा वही कि क्या बोलते हैं, इसको दबाएंगे, फिर वो जब वहाँ से हटेंगे फिर से वो अपना चीज़ें चालू कर लेंगे। अगर यूनिफाई कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ISI स्टैक की सिचुएशन बन जाएगी। दूसरा ये न्यूक्लियर ये सब बेकार की चीज़ें। हाँ ये चीज़ें है कि अगर जब आप पिछले साल का जो उन्होंने अटैक किया था 12 दिन का, तो 12 दिन में जब आपने सब कुछ कर लिया था, हटा दी, बीटे बॉम्बर गिरा दिए, चीज़ें गिरा दी, अब कौन सी चीज़ें अब कहाँ पे लेके आ रहे हो चीज़ों को? अब आपको कहाँ से न्यूक्लियर दिख रहा है? और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है न्यूक्लियर ना भी हो, न्यूक्लियर हो भी सकता है। अभी उस समय 60% था, क्या पता 6 महीने में क्या बोलता 90% तक अचीव करके 100% का डाल दिया, 80% में डाल के 10% तो अभी बैठे बैठे डाल देंगे वो। और ईरान ने अगर न्यूक्लियर फोड़ दिया तो क्या कर लोगे? और इवन न्यूक्लियर भी नहीं फोड़ा, इवन डर्टी बॉम्ब बना के फोड़ दिया। जो हाफ एंट्रेस्ट होते हैं उसको किसी बॉम्ब में लगा के ढक दिया आपने, मिसाइल में डाल के ढक दिया। भाई उसका जो रेडिएशन निकलेगा उससे तो कितने लोग मरेंगे? उनको भले मरे ना, कैंसर होगा, स्किन जल जाएगा, कुछ ना कुछ, ये जितने भी शरीर की प्रॉब्लम होती है वो तो होंगी। तो ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है जितना ये ट्रम्प और इजराइल समझ रहे थे। बट एनी हाउ लाइक हाँ, ईरान का खामेनी को मैंने मूव करना हटाना था, लेकिन इस स्टेप से नहीं हटाना प्लान था इनको दूसरा तरीका यूज़ करना चाहिए था कि इंटरनल ही कुछ ना कुछ करना चाहिए था। या तो इनको ये करना चाहिए था, मुझे जो लगता है इनको ये प्लान करना चाहिए था, जब बाहर के लोगों को अंदर डलवाओ और लाखों में आप कर तो रही हो ना। बांग्लादेश में क्या कर रहे हो आप? इंडिया में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? या बांग्लादेशी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो इन्हीं सबसे तो करवा रहे हो ना। तो इसी से बाहर के लोगों से करवा सकते थे आप, लेकिन आई डोंट थिंक लाइक कि गलत इतना ईजी था वो, और शायद उन्होंने सोचा भी ना हो, या शायद प्लान किया हो लेकिन इतना इफेक्टिव ना लगा हो तो शायद ना कर पाए। लेकिन में मल्टीपल पॉसिबिलिटी। तो नेक्स्ट क्या है भाई? शॉर्ट वॉर तो होने वाली नहीं है, लॉन्ग जाएगा, ये लंबा जाने वाला अप्रॉक्स। एटलीस्ट मान के चलते हैं तो ये कम से कम, नहीं तो मुझे जो लगता है साल भर भी आ सकता है। इट्स नॉट सो इजी। इराक वॉर इनको क्या बोलते हैं 6-7 साल लगे, तो इट्स नॉट इजी। भले ठीक है आपके पास एमिनेशन है, चीज़ें हैं, लेकिन अगर बूट ऑन द ग्राउंड करोगे तो इट विल बी वेरी टफ। उसमें कुछ भी हो सकता है, और कितना भी लंबा जाएगा नो वन नोस। तो पहले से ही हमें प्लान करना पड़ेगा कि अपने ऑयल को डाइवर्सिफाई करो, अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहाँ से करने हैं, कौन से रूट्स यूज़ करने हैं, किस टाइप की चीज़ें करनी है, उस टाइप की चीज़ें यानी स्टार्ट करनी है। अभी से प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी बनाने के इंडिया को चालू करनी पड़ेगा। इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को ये प्लानिंग करनी चालू करनी पड़ेगी। भारत को कुछ करना चाहिए इस पर, मुझे लगता भारत को इसमें कुछ भी करना चाहिए। भारत अपना स्टैंड ले चुका है कि भाई आपको जो करना करो, भाई हमें अपना प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए भाई, हमें तेल चाहिए, हमें चाहिए कि हम भाई अपना एक्सेस बना सके वहाँ से रशिया तक का जो हम बनाना चाह रहे हैं, लाइक बेल्ट एंड रोड जो बना रहे हैं, रोड और सी रोड बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम अभी ग्रोइंग पावर है और वी आर नॉट अ ग्रोन पावर, और हम सोसाइटल के दम पे नहीं बैठे हुए कि हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ, चाइना सुसाइड करना चाहता है, वो दिख रहा है कितना सुसाइड कर रहा है। इतनी औकात होती तो भाई चाइना ईरान वॉर में जाके कूद जाता, कम से हेल्प तो करता। कोई नहीं सुसाइड है भैया, हर बंदा अपनी नीति देखता। चाइना भले ही 2 बातें बोल देगा लेकिन पीछे बैठ के काम करेगा वो अपना, वो जाके ज़्यादा गल नहीं करेगा। तो इंडिया को कुछ नहीं, शांति से वेट एंड वॉच, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, अपने ऑयल रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करो, और प्लस आपके चलते जो भी कम्युनिटी है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप चेंज करो कि रूट्स, कौन से रूट्स लेने हैं, कहाँ से एक्चुअल में बेस्ट रूट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी इंडिया में। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के वैसे ही अफगानिस्तान तो बैंड में जा ही रहा है, बहुत दिन से चल ही रहा है कि भाई अभी तो कल ही परसों उन्होंने नूर खान बेस में फिर से अटैक मार दिया, कल फिर से इनका अटैक हुआ, 2-3 इन्होंने पोस्ट उठा लिए तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। और इजराइल एक बार बोल चुका है लास्ट टाइम, आई थिंक बहुत पहले की बात है, नेतन्याहू का इंटरव्यू होगा, तो हालांकि 2 ही कंट्री हैं जिनको ख़त्म करना चाहिए, वो है ईरान और पाकिस्तान।
क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्सेनल है। टर्की के पास अभी न्यूक्लियर एनर्जी वो पावर है नहीं, तो टर्की कुछ कर नहीं सकता, बट टर्की विल बी इन द नेक्स्ट क्योंकि टर्की जिस हिसाब से उम्मा बनने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो इट कैन बी ए बिग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो पाकिस्तान नेक्स्ट नंबर, अगर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान या टर्की का आएगा ही आएगा। और पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उधर से क्या अफगानिस्तान मार ही रहा है इनको इनके यहाँ से यूज़ हो रहे हैं, इनके बलूचिस्तान और इधर से इनके यूएस यूज़ कर रहा है ड्रोन्स के लिए, तो इनमें भी प्रॉब्लम आनी है। कल के डेट में पता लगा ईरान भी क्या बोलते ठोक दे भाई पाकिस्तान को, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो पाकिस्तान सैंडविच टाइप से पिटेगा, पाकिस्तान की कोई औकात बची नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को ख़त्म करना ज़रूरी है कि इस रीजन में, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए पाकिस्तान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को हर कोई यूज़ करता है अपने मतलब के लिए और बैंड बजती है भारत। चाइना अपने लिए यूज़ करता है, यूएस अपने लिए यूज़ करता है, वो यूरोप अपने लिए यूज़ करता है, और हर किसी को इंडिया पे कांड करना है। इंडिया को रोकना है भारत को, क्योंकि हम ग्रोइंग है, हम भाई वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ भाई चाइना है और कंट्रीज है। तो चाइना के अगर हम सरपास करके इकनॉमी में या इकनॉमी उसके आसपास भी पहुँच गए तो भाई चाइना भी पहुँच सुनेगा, सबके बात भी सुनने वाला है। तो साउथ एशिया में, साउथ एशिया में बोलने वाला कौन है? हर किसी को बात के पास आना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी ये अभी दुनिया में चल रही है। तो प्रॉब्लम बड़ी है और कॉजेस तो मल्टीपल हैं, और यानी इसका सोल्यूशन अभी कुछ दिख नहीं रहा। और ठीक है, यानी खमेनी को, यानी उसने इंडिया के लिए इतना बुरा नहीं किया, कुछ वैसा नहीं किया, स्टेटमेंट्स दिए, ऐसा नहीं किया लेकिन इंडिया इवन 26/11 में उसने सपोर्ट नहीं किया इंडिया को, बाकी चीज़ों सपोर्ट नहीं किया। तो ही इज़ लाइक यानी उनके जो रेजीम थी भाई टेररिस्ट माइंडसेट थी, ये तो 100% ये मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उनने ईरान ने कभी डायरेक्टली हमारे पर अटैक नहीं किया, डायरेक्टली हमारे लिए कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट बकवास थी। और हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामी को सपोर्ट नहीं किया। शाह के रेजिम तक किया, शाह के रेजिम के बाद पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम अभी दिखती है वो यही है कि शांति से बैठो, अपना बिजनेस बनाओ, अपनी चीज़ें बनाओ, क्योंकि हम अगर वॉर में घुस जाएंगे, हमें चाहिए ऑपरेशन सिंदूर वाला सिस्टम। 5 दिन का वॉर 5 दिन में तोड़ो, खुद ही आएंगे सीजफायर कराने के लिए, सीजफायर कराओ, चुपचाप अपना तो हमें वॉर में नहीं घुसना, क्योंकि इंडिया अगर वॉर में घुसी तो इकनॉमी जो हमारे इतने दिन बनाई है, अभी हम कल तक 4th लार्जेस्ट इकनॉमी पहुँचे, कल के 5th लार्जेस्ट इकनॉमी पहुँचने वाले, ये सारी इकनॉमी वापस चली जाएगी, पुराने रेजिम में पहुँच जाएगी। तो हमें वॉर में घुसने की कोई जरूरत नहीं। और ये कांग्रेस जो है पकड़, दे डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली, यानी इनकी सिर्फ यह है मुस्लिमों के चाट लो, कितनी चाटनी उतनी चाट लो, इनके जीवन उसी में निकल जाएगा। इनको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि देश चले, बंद हो, ब्लास्ट हो, क्या हो, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। 26/11 के बाद कुछ नहीं कर पाए ये लोग। इतने सारे बम ब्लास्ट हुए इनके रेजिम में 2004 से लेकर क्या बोलते हैं 14 तक, इतने सारे कांड हुए, कुछ नहीं किया इन्होंने, बैठे रहे, खाते रहे, पैसा उड़ाते रहे, अयाशी करते रहे। ये कांग्रेस और इन सब की बातें करने का मतलब नहीं, ये देश के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, ये लूटने वाले हैं। और इनको बस मिल जाए तो हिंदुओं को कटवा के सिर्फ मुस्लिमों को बैठा देंगे, इनका यही जीवन। तो इनकी बातों को कोई सीरियस लेने नहीं सकते हैं, ये बकैती करते रहेंगे, इनका बकैती चलती रहेगी कि हाँ भाई हमें कंडेम करना चाहिए। अरे भाई कंडेम क्यों करें भाई हम अपनी स्ट्रेटेजी में अपनी चीज़ें चल रहे हैं भाई कल हमें फ्यूचर दिख रहा है, हम पास्ट में जीना नहीं चाहते। तो फ्यूचर क्या है कि भाई ये चीज़ें ख़त्म, ईरान का भले आज नहीं तो कल ये समाप्त होगी, टूट तो जाएगा ही जाएगा, भले ही कुछ ना हो, भले ही शिया आइसिस बन जाए वहाँ पे, लेकिन ये टूटेगा तो है ही। अब तो कुछ बचा नहीं, यानी वो होना कि गलते यानी ईरान जीत जाएगा, वो टफ सिचुएशन है। हाँ, ये हो सकता है कि अफगानिस्तान वाला हाल हो सकता है कि सब कुछ हट जाए, चीज़ें हट जाए, वापस से IRGC रूल करे, लेकिन वो उनके पास वो औकात नहीं रहेगी जो अभी उनके पास औकात थी। और उस समय उनको क्या होता है, वो जो भी शर्तें हैं वो माननी भी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्या आता है। अटैक बहुत खतरनाक टाइप से अटैक चल रहे हैं,
यूएस के भी ठुक रहे हैं, इनके भी ठुक रहे हैं, ईरान के भी ठुक रहे हैं, लेकिन यूएस प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसराइल में थोड़ा सा भी ठुकेगा या मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा भी ठुकेगा तो वो पता चल जाता है। ईरान में ठकने का कुछ पता नहीं चल रहा, तुम सिर्फ उसके एमिनेशन से उड़ा रहे हो, और एमिनेशन उसके पास बहुत बड़े हैं, तो वो उतना फर्क पड़ नहीं रहा। वो बहुत सालों से बना के डालते हैं, हज़ारों में एमिनेशन बना के रखे हैं। बट लेट्स सी, वेट एंड वॉच एंड देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इशू के बाद, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। नमस्कार। यो